अनुषा ने जैसा सोचा घर में आकर वही किया। अपने कमरे में लेटे-लेटे या बैठे-बैठे निर्भय और जूही दोनों की सेवाएं लेने लगी। कमरे में बैठकर चाय पीना, नाश्ता करना, लंच करना, डिनर करना। कभी निर्भय प्लेट में सजाकर सब कुछ लेकर आता तो कभी जूही। सुबह तो निर्भय चाय और नाश्ता देकर ऑफिस चला जाता है। जूही ने 2 दिन की छुट्टी ली और अनुषा के लिए लंच जूही लाकर देती है। रात का डिनर फिर निर्भय अनुषा के साथ उसके कमरे में उसके साथ करने लगा, मेंटल सपोर्ट देने के लिए, ताकि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए। निर्भय की दिनचर्या देखकर अनुषा बहुत खुश होती है और सोचती है निर्भय में परिवर्तन आ रहा है। आजकल मेरा बहुत ध्यान रखने लगा, इसका मतलब उसकी नाराजगी दूर हो जाएगी। आज मैं कहूँगी तुम मेरे साथ इस कमरे में सो जाओ, मैं तो अब पहले से काफ़ी ठीक हूँ। अनुषा की मानसिकता ही ऐसी है कि इससे ज़्यादा अच्छा कुछ सोच ही नहीं पाती है। कोई इंसान अगर अच्छा है तो उसकी अच्छाई का नाजायज़ फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। शायद यह शिक्षा अनुषा को नहीं मिली, तभी तो आजकल निर्भय और जूही की अच्छाई का ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा ले रही है। मन में इसके लिए कोई पछतावा भी नहीं है। अनुषा और निर्भय ने मिलकर डिनर किया। निर्भय थोड़ी देर उसके पास आकर बैठकर दवाइयाँ कौन-कौन सी लेनी है समझा रहा था। अनुषा बिल्कुल चुपचाप निर्भय को देखे जा रही थी और सोचे जा रही थी, अब मैं इतनी बीमार भी नहीं हूँ कि फिर भी थोड़ा-सा नाटक तो करना ही पड़ेगा तुम्हारी सेवा लेने के लिए। जब शादी की है तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी। अनुषा दवाइयाँ कौन-कौन सी लेनी है समझ में आया ना? हाँ, समझ में आ गया। तुम तो पता नहीं कुछ सोचे जा रही थी, मेरी बात सुनी भी नहीं। पता नहीं, पानी रखा है, दवाइयाँ रखी है, तुम ले लेना, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। मुझे थोड़ा-सा काम करना है, उसके बाद ही सोना है। तुम जल्दी सो जाना, देर तक जागना मत। निर्भय उठकर जाने लगा तो अनुषा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो निर्भय ने कहा, क्या कर रही हो अनुषा? छोड़ो, मुझे एक ज़रूरी काम करना है। आज तुम यहीं पर सो जाओ, इतना भी क्या ज़रूरी काम है जो मेरी खुशी से ज़्यादा ज़रूरी है? तुम्हें पता है मैं खुश रहूँगी तो जल्दी ठीक हो जाऊँगी। रात को मुझे बहुत अकेलापन लगता है, अभी तुम्हें खाना है और सोना है, तभी तुम्हारी तबीयत ज़्यादा जल्दी ठीक होगी। और कुछ नहीं, बात समझ में आई? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे अपने कमरे में जाने दो। सचमुच अनुषा, बहुत ज़रूरी काम है जो मुझे आज ही करना है। प्लीज़ निर्भय मेरी बात मान जाओ, मुझे अकेला अच्छा नहीं लगता। कितने दिन हो गए तुमसे अलग रहते हुए, तुम्हें कभी मेरी याद नहीं आती क्या? कैसे हस्बैंड हो तुम जो अपनी वाइफ को खुशी भी नहीं दे सकते? इतने दिनों से तुम्हें खुशी देने की कोशिश ही तो कर रहा हूँ, तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, फिर भी तुम इस तरह की बातें करती हो। समझ नहीं आता तुम क्यों हमेशा नासमझी वाली बात करती हो। मैं मानती हूँ तुम मुझे चाय लाकर देते हो, ब्रेकफास्ट लाकर देते हो, मेरे साथ डिनर करते हो, मुझे मेडिसिन देते हो, फ्रूट्स काट कर देते हो, मेरी बहुत सेवा करते हो, मगर मेरी खुशी किसमें है ये क्यों नहीं समझते? इस वक्त तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो, इसीलिए तुम्हें आराम की ज़रूरत है, कुछ सोचना नहीं। मैं तो अब काफ़ी ठीक हूँ, कुछ दिन के बाद ऑफिस जाने लगूंगी। अब मैं इतनी बीमार कहाँ हूँ निर्भय। कल ब्लड रिपोर्ट आई है, मेरा हीमोग्लोबिन 12.5 है, इससे अच्छा और क्या होगा? जब तुम ठीक हो गई हो तो सेवा क्यों ले रही हो? क्यों नहीं सबके साथ डाइनिंग रूम में बैठकर खाना खाती हो? तुम्हें मालूम है मम्मा कितनी परेशान रहती है, उनकी भी उम्र हो रही है, उन्हें भी तो आराम की ज़रूरत है, पर बेचारी कभी आराम कर ही नहीं पाती है। निर्भय की बात सुनकर अनुषा सोचने लगी, माँ का लाडला हमेशा माँ के बारे में ही सोचता है, अपनी पत्नी के बारे में सोचने की जैसी ज़रूरत ही नहीं। शादी हो गई है मगर दोनों ब्रह्मचारी जैसी जिंदगी बिता रहे हैं। इस बुद्धू को कब समझ आएगा पता नहीं, पर मुझे तो इसे समझाना ही पड़ेगा, नहीं तो पूरा जीवन ब्रह्मचारी व्रत पालन करते करते निकल जाएगा। ठीक है, मैं सबके साथ बैठकर कल से डाइनिंग टेबल पर खाना खाऊंगी, मगर तुम अभी मेरी बात मान जाओ, आज मेरे पास इसी बेड पर सो जाओ। अनुषा, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, पूरी तरह खुद को बदल नहीं लेती, तब तक मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं रहूंगा। मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूँ, देखती हूँ कैसे एक कमरे में नहीं रहते। अनुषा दोनों हाथों से निर्भय का चेहरा पकड़कर उसके ऑटो के पास लेकर गई। तभी निर्भय ने उसे दूर धकेल दिया और कहा, बेशर्मी की भी हद होती है, खुद से जरा सा भी आत्मसम्मान धैर्य नहीं है क्या? खुद बीमार हो फिर भी। निर्भय रुक गया, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुमसे कैसी शर्म? शर्म तो नारी का गहना है, गहने के बिना कोई भी नारी जैसी लगती है, शर्म के बिना वैसी ही लगती है।
जब देखो तब भाषण देते हो, मुझे अस्वीकार करके मेरे नारीत्व का अपमान करते हो। कैसा पुरुष हो तुम? तुम्हारे मन में कभी कोई इच्छा नहीं जागती क्या मुझे अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल है? फिर तो तुम्हें सन्यासी बन जाना चाहिए था। क्यों शादी की मुझसे? तुम शायद मेरी बात भूल गई, मगर मैंने जो कसम खाई है नहीं भूल सकता। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। तुम्हारे जैसे कहता कुछ और करता कुछ ऐसा नहीं है। एक बात और अनुषा, तुम बीमार हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती बेड शेयर करने की कोशिश करता, तब तुम क्या कहती? यही कहती ना कि तुम मेरे साथ रेप कर रहा। तुम मुझ पर होम वायलेंस का इल्जाम भी लगा सकती थी। कानून इसे होम वायलेंस मानता है। होम वायलेंस एक पुरुष के साथ भी तो हो सकता है, जैसा तुम अभी करना चाहती हो। इसे भी होम वायलेंस ही कहा जाता है। पत्नी को भी पति की भावना की कद्र करना चाहिए। गुस्से पर निर्भीक आज नियंत्रण नहीं रहा। मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरा हक बनता है तुम पर हक जताने का। होम वायलेंस का नाम देकर मुझे डराओ मत। मैं और धैर्य नहीं रख सकती। आज तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। मैं फिर कहता हूँ, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी जोर जबरदस्ती होती है तो उसे रेप कहा जाता है। मुझे इतनी बुरी शिक्षा नहीं मिली है कि तुम्हारे साथ रेप करूं। हस्बैंड वाइफ के बीच का रिश्ता तो दोनों ही इच्छा से खुशी खुशी होना चाहिए। इस वक्त मेरी मानसिक स्थिति बिल्कुल भी वैसी नहीं है कि मैं खुश होकर तुम्हारे साथ बेड शेयर कर सकूं। तुम कैसे हस्बैंड हो? मुझ पर अपना हक भी नहीं जता पाते। मैं हक जताना चाहती हूँ तो लंबा चौड़ा भाषण दे देते हो। अधिकार के साथ कर्तव्य भी एक शब्द है। कर्तव्य करना भी एक पत्नी का काम है। हस्बैंड की मनोदशा और इच्छा अनिच्छा का ध्यान रखना भी तो एक पत्नी का धर्म है। पहले अपना धर्म निभाओ फिर अधिकार की बात करो। ऐसे एक घर रहने से तो अच्छा है मैं अलग से फ्लैट लेकर रहूं। आजकल मैं कमाने लगी हूँ, फ्लैट तो ले ही सकती हूँ किराए पर। हाँ मुझे पता है तुम आजकल आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो। पेशी पत्नी के नाते तुम्हें मेरी संपत्ति पर भी अधिकार है। तुम चाहो तो तुम्हें मैं कोई फ्लैट खरीद के भी दे सकता हूँ। सोचकर देख लो, अलग रहना है तो। चाहे कितनी भी धमकी दो, मैं अपनी बातों से बिल्कुल भी नहीं हटने वाला। सेपरेशन में रहोगी तो 6 महीने के बाद मैं डिवोर्स केस करूंगा। मुझसे अब ये जिंदगी जिया नहीं जाता। मुझे शांति चाहिए, उसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े चुकाऊंगा, मगर अपना परिवार कभी नहीं छोड़ सकता। इसे मेरा धमकी मत समझना, मेरे दिल की बात है। इस बार निर्भय की बात सुनकर अनुषा अंदर से कांप गई। अमेरिका जाने का रास्ता भी तो बंद हो गया। मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे। शंकर भैया से कोई रिश्ता नहीं है। आजकल शार्दुल भी बात नहीं करता। इंडिया में अगर अकेली हो गई तो मेरा क्या होगा? ठीक है निर्भय, तुम जाओ अपने कमरे में, मैं सो जाती हूँ। अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया तो मुझे माफ करना। मैं तो केवल अपने मन की बात कह रही थी। मानना न मानना तुम्हारी इच्छा है। अनुषा की आंखें छलछलाई। जिसे निर्भय ने देखा उसके दिल में एक कसक सी हुई। आखिर अनुषा से प्यार करता है मगर मजबूरीवश प्यार जता नहीं पाता। वो सोचने लगा, क्या करूं अनुषा, मैं भी कोई सन्यासी तो नहीं हूँ, मगर तुम्हारी नाजायज डिमांड भी पूरी नहीं कर सकता। अगर ऐसा किया तो सब कुछ बिखर जाएगा। इतना स्वार्थी नहीं बन सकता। अनुषा के कंधे पर निर्भय ने प्यार से हाथ रखते हुए कहा, अपना ध्यान रखो, पहले तबीयत ठीक हो जाए फिर बैठकर बात करेंगे। अभी सो जाओ प्लीज अनुषा। निर्भय का स्पर्श पाकर अनुषा का रोम रोम सिहर उठा। इसी स्पर्श के लिए तो न जाने कब से वो इंतजार कर रही है। निर्भय का हाथ पकड़कर वो रो पड़ी और कहा, ठीक है, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी जब तुम खुद बुलाकर मुझे अपने पास बैठाओगे और प्यार करोगे। सुबह सबसे पहले अनुषा डाइनिंग टेबल पर पहुंची और सबके लिए इंतजार करने लगी। उसके बाद निर्भय आया और आश्चर्यचकित होकर अनुषा को देखने लगा। धीरे धीरे सब लोग आए। अनुषा को डाइनिंग रूम में देखकर सबके चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिख रही है। सबसे पहले जूही ने पूछा, तुम डाइनिंग रूम में आ गई? अनुषा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो सोच रही थी तुम्हारा रास्ता रूम में पहुंचा दूंगी। अब मैं ठीक हूँ मॉम, अब यहीं पर बैठकर खाना खाऊंगी आप सबके साथ। रूम में अकेली बैठकर खाने से अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है। तुम्हें अगर सबके साथ अच्छा लगता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? हमें भी बहुत खुशी होती है, आदित्य ने प्यार से कहा। खुशी से पापा की ओर देखते हुए अनुषा ने कहा, पापा मैं कल से ऑफिस जाना चाहती हूँ। इतनी जल्दी क्या है बेटा, कुछ दिन और आराम कर लो, फिर भागम भाग शुरू करोगी तो तबीयत न बिगड़ जाए। कुछ नहीं होगा पापा, अब मैं ठीक हूँ, ठीक से खाना भी खाने लगी हूँ, मेडिसिन भी ले रही हूँ। अब की बार हीमोग्लोबिन भी काफ़ी अच्छा आया, मैं खुद को अच्छा महसूस कर रही हूँ। जैसे तुम्हारी इच्छा बेटा। एक बात कहना चाहता हूँ, काम करो मगर हेल्थ का ध्यान रखकर। तुम्हें इतनी मेहनत करने की भी क्या ज़रूरत है बेटा? तुम चाहो तो हमारे ऑफिस में भी बैठ सकती हो। मुझे ये काम बहुत अच्छा लग रहा है पापा, चैलेंजिंग है और मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो पीछे हटना नहीं चाहती। अपने ऑफिस में काम के लिए तो बहुत लोग हैं, लोगों की कमी भी नहीं है।
तिरछी नज़र से निर्भय की ओर देख रही थी अनुषा और सोचने लगी, निर्भय ने मुझे ऑफिस ले जाने से मना किया था, कहा था लोगों की कमी नहीं है कि अब मैं क्यों जाऊं ऑफिस। मॉम और जूही आंटी ने मुझे चैलेंज दिया, मैं पीछे नहीं हटना चाहती, मैं आखिरी तक देखना चाहती हूँ उन लोगों की प्लानिंग क्या है, क्या चाहती है। अनुषा चाहती तो जाने दो, चेहरे पे अब ठीक नहीं लग रही है, कब तक घर में बैठी रहोगे, घर बैठे बैठे बोर होती होगी। अनुषा का मन रखने के लिए प्यार से जूही ने हामी भरी। अनुषा सोचने लगी, आप तो चाहोगी कि मैं ऑफिस जाऊं, फिर से मुझे काम के बोझ में दबा दो, इस बार मैं बीमार नहीं होने वाली। थैंक यू मॉम, आपने मुझे अनुमति दी। आफ्टर ऑल आप इस घर की मालकिन, आपकी अनुमति लेना बहुत जरूरी है। ऑफिस में भी आप मेरी बॉस है, वहां पर भी आपकी अनुमति के बिना मैं कोई काम नहीं करूंगी। अनुषा ने कटाक्ष किया तो निर्भय तिलमिला उठा। ये सब बातें करने की क्या जरूरत है अनुषा, तबीयत ठीक होते ही फिर तुम इस तरह की बातें करने लगी, सब भूल गई। इतने दिनों से मम्मा ने तुम्हारी कितनी सेवा की। अनुषा की बात सुनकर आदित्य को भी थोड़ा सा बुरा लगा, मगर चुप रहा। मैं तो मोम की तारीफ कर रही हूँ, इस घर में उनकी क्या अहमियत है वही बता रही हूँ। हाँ, मेरे बोलने का तरीका शायद थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा नहीं, पूरा अलग है। तुमने बिल्कुल कटाक्ष किया। अनुषा सोचने लगी, तो मैं क्या करूं। रात को मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की मगर तुमने मुझे नकार दिया। मैं अपनी मन की इच्छा का क्या करूं। तन में जो आग लगी है, आग का क्या करूं। मेरे तन की आग केवल तुम बुझा सकते हो, मगर तुम न जाने कैसे पत्थर बनकर बैठे हो। पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हो। इस तरह कब तक तुम्हारा अपमान सहते रहूं। बार बार मुझे नकार देते हो, बार बार चोट करते हो। निर्भय, ऑफिस जाने का समय हो गया, बातें मत बढ़ाओ, नाश्ता हो गया तो चलो हम दोनों निकलते हैं। आदित्य ने बात संभाली, पापा आप भी अनुषा को कुछ कहा करो, उसकी गलती समझाया करो, नहीं तो वो कभी नहीं समझेगी। अभी वो थोड़ा सा ठीक हुई है, उसका दिल दुखाना जरूरी है क्या। उसने अगर थोड़ा बहुत कुछ कह दिया तो अपना समझ कर कहा होगा, हर बात को दिल से लगाना ठीक नहीं है। निर्भय, थैंक यू पापा, मेरा सपोर्ट करने के लिए। एक आप ही है जो मेरी भावना समझते। इतने दिनों से मैंने और मम्मा से तुम्हारी इतनी देखभाल की, वो क्या है यूं ही तुम्हारी भावना समझना नहीं हुआ क्या। भावना और कैसे समझी जाती है, बुरे वक्त में जो पास खड़ा होता है वही तो अपना होता है। अनुषा का मन फिर सोच की दुनिया में खो गया। असली भावना तो तुम समझते ही नहीं हो। थोड़ी सी देखभाल की, इसे भावना समझना नहीं कहते, इसे कहते हैं दया करना। तुम दोनों मुझ पर दया कर रहे थे। निर्भय बेटा, मैंने बदले में कुछ पाने के लिए कुछ नहीं किया, और करके फिर जताने से उस बात की अहमियत खत्म हो जाती है। इस बात को फिर कभी मत दोहराना, ये छोटे दिल की निशानी है। जूही ने निर्भय को समझाया। सचमुच मोम, आप बहुत बड़े दिल की हैं, किसी पर एहसान करते भी है तो जताती नहीं। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। अनुषा तारीफ कर रही थी मगर उसकी बातों से निर्भय को फिर कटाक्ष की बू आ रही थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि इस वक्त उसे शांत दिमाग से ऑफिस जाना है। जूही भी बुद्धू नहीं है, उसे भी समझा मगर चुप रही। उसे भी शांत दिमाग लेकर ऑफिस जाना है और बहुत सारी परेशानियों से फिर गुजरना है। जूही ने बस इतना कहा, ठीक है अनुषा बेटा, तुम जाओ आराम कर लो, हम लोगों को अब निकलना है। लंच में क्या खाना है शेफ को बता दो, बनाकर तुम्हें अपने कमरे में दे आएगा। मैं डाइनिंग टेबल पर ही खाऊंगी, दादी और नानी के साथ। क्या खाना है मैं बता दूंगी, आप चिंता मत करो, आप शांति से ऑफिस जाओ। इतना कहने के लिए थैंक यू अनुषा बेटा। थैंक यू किस लिए मोम, मैं आपकी बेटी हूँ ना। आप ही कहती है कि बहू को बेटी बनकर रहना चाहिए, वही कोशिश कर रही हूँ, देखती हूँ कब सासू माँ से माँ बन पाती है, उस दिन का इंतजार रहेगा। अनुषा की बातों में फिर से कटाक्ष की बू आ रही थी, मगर जूही ने बात बढ़ाना ठीक नहीं समझा। इंसान अपने मूल स्वभाव को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता, ये अच्छे से जानती है जूही। जीवन में अगर बहुत बड़ा कोई झटका न लगे तब तक इंसान सुधरता नहीं है। जूही भी उस दिन का इंतजार कर रही है, कब अनुषा में परिवर्तन आए और इस घर को अपना घर समझकर अपना ले, कब निर्भय से अपना रिश्ता सुधार कर सुखी जीवन बिताना शुरू कर दे। लेकर चली गई उसकी जगह लेने की कोशिश करे ताकि घर में खुशियों की महक फिर से लौट आए। और वो सुबह कब आएगी ये तो समय ही जानता है। कई महीने हो गए शादी के, मगर बहुत सारे उलझनों के कारण बहुत समय से निर्भय कोई बिजनेस पार्टी में शामिल नहीं हो पाया। इस दौरान आदित्य ही जाता था बिजनेस पार्टी में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए, क्योंकि लोगों से मिलजुल रखकर मार्केट के बारे में जागरूक रहना भी बहुत जरूरी है, और इन सब पार्टियों के कारण कई बार अच्छी डील मिल जाती थी। इस बार आदित्य ने निर्भय से कह दिया,
अब बहुत हद तक उलझनें सुलझ चुकी है। इस बार तुम बिजनेस पार्टी में जाओ, अपने यंग ओनर दोस्तों से मिलो, तुम्हारा दिलो दिमाग तरोताजा हो जाएगा। निर्भय ने भी सोचा, बहुत समय से किसी से मिलना नहीं हुआ, यार दोस्तों के साथ बैठकर बिजनेस को लेकर बात नहीं हुई। बिजनेस के अलावा भी देश दुनिया की बातें हो जाती है। सबके साथ मिलकर हंसी मजाक करते हुए एक एक पेग लेते हैं तो दिमाग तरोताजा हो रहता है। घर की उलझनें सुलझाते सुलझाते दिमाग में जैसे काम करना बंद कर दिया। दिमाग का दरवाजा खोलना बहुत जरूरी है। बहुत समय हो गया सूर्यान से बात नहीं हुई, नहीं मिलना हुआ। अब की बार पार्टी में उससे मिलना हो जाएगा और उसका हाल चाल भी जान लेगी। निर्भय अपनी सोच की दुनिया में विचरण कर रहा था कि अचानक मोबाइल बज उठा। उसने देखा सूर्यांश का कॉल आया है। अंधे को क्या चाहिए एक लाठी, निर्भय को वो लाठी मिल गई। खुशी से उसने फोन कॉल रिसीव किया। हेलो सूर्यांश, कैसे हो? तुमने मुझे प्लेजेंट सरप्राइज दिया। अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मैं तो अच्छा हूँ यार, तुम बताओ तुम कैसे हो? इस नाचीज को बिल्कुल भूल गए हो क्या? अच्छा ही हूँ। खुद को नाचीज कहकर मेरे दोस्त की इतनी बेइज्जती मत करो। नाचीज नहीं तो और क्या, कभी तुम्हारे किसी काम नहीं आया। अच्छा ही हूँ क्यों बोल रहे हो? बातों से लग रहा है तो थोड़ा सा उदास भी है। हम बचपन के दोस्त हैं, क्या एक दूसरे से व्यक्तिगत बातें शेयर नहीं कर सकते? इतने छोटे दिल के कब से हो गए हम? बचपन में हम अपनी हर बात शेयर करते थे, अपनी चीजें शेयर करते थे, अपने विचार शेयर करते थे। वो भी क्या दिन थे यार। यादों के झरोखे से झांकते हैं, खुशबू फैलाकर हर पल महका जाते हैं। बचपन तो बचपन था, अब हम जवान हो गए इसीलिए बहुत स्वार्थी हो गए हैं। काश कि बचपन कभी नहीं जाता। अरे इन दिनों मैं बहुत उलझन में था इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं कर पाया, मुझे माफ करना यार। आज तुम बिजनेस पार्टी में आ रहे हो क्या? वहीं एक कोने में बैठकर एक एक पेग के साथ बातें कर लेंगे। मैंने भी यही पूछने के लिए तुम्हें कॉल किया। मैं भी कुछ समय से कुछ परेशान सा हूँ। तुमसे मिलने की बड़ी इच्छा और कुछ बातें भी शेयर करने की इच्छा। अच्छा ही होगा, वहीं बैठकर सुकून से अपनी बात करेंगे, पर वहां पर तो बहुत लोग होंगे। सूर्यांश ने चिंता व्यक्त की। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब सब अपनी अपनी धुन में रहेंगे। हम एक कोने की टेबल पर बैठ जाएंगे और बातें कर लेंगे। निर्भय ने अपनी राय दी। नहीं निर्भय, पार्टी अटेंड करने के बाद हम किसी बार में निकल जाएंगे, वहीं बैठकर बात करेंगे। बहुत दिनों से दिल में कुछ बातें बर्फ की तरह जमी हुई है, बर्फ पिघलना बहुत जरूरी है। मेरे दिल का हाल भी ऐसा ही समझो। कुछ बातें मेरे दिल में भी कोहरे की तरह छाई हुई है, जिसके कारण मुझे आगे का रास्ता धुंधला दिखाई दे रहा है। तुमसे बातें शेयर करने के बाद शायद कोहरा छट जाए और रास्ता दिखाई देने लगे। निर्भय ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, फिर अभी फोन पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। दीवारों के भी कान होते। मेरी व्यक्तिगत बातें मैं बहुत ज्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। एक तुम ही हो जिससे मैं दिल खोलकर बात कर सकता हूँ। अभी मैं रखता हूँ, मिलते हैं पार्टी में। ओके, पार्टी में मिलते हैं। फोन बंद करके दोनों अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। पार्टी में दोनों बिजनेस से संबंधित बातें करके, लोगों से मेलजोल करके थोड़ी देर वहीं पर एंजॉय किया, डिनर लिया। उसके बाद दोनों निकल पड़े, दोनों के मनपसंद एक बार में। हाथों में एक एक पेग लेकर दोनों आमने सामने खामोश बैठे हैं। बात कहाँ से शुरू करें दोनों को ही समझ नहीं आ रहा। खामोशी जब दोनों को खलने लगी तो पहले सूर्यांश ने बात शुरू की। तुम्हारी जिंदगी तो मस्त चल रही है यार। तुमने एक अमेरिकन खुले विचारों वाली लड़की से शादी की है, तुम किस्मत वाले हो यार। सूर्यांश की बात सुनकर हल्की सी मुस्कान देते हुए निर्भय ने कहा, खुलो विचारों वाली अमेरिकन लड़की? क्या बात कही है तुमने? क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? भारतीय लड़की से तो अमेरिकन लड़की काफी खुले विचारों वाली और समझदार होती है और स्ट्रॉन्ग भी होती है। तुम सोचते हो कि हिंदुस्तानी लड़कियां खुले विचारों वाली और सशक्त नहीं होती? तुम मेरी मम्मा को ही देख लो, क्या वो खुले विचारों वाली और सशक्त नहीं है? जूही मैम की बात तो बिल्कुल दूसरों से अलग है। एक पीढ़ी आगे की होकर भी बिल्कुल अलग सोच है। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं है, आजाद ख्याल होकर है, पर हार्डकोर फेमिनिस्ट भी नहीं है। आजकल की लड़कियां तो ऊपर से केवल स्ट्रॉन्ग दिखती है मगर अंदर से बिल्कुल खोखली है, सबके सब बार्बी डॉल है। सूर्यांश हंस पड़ा। आजकल की लड़कियों को लेकर तुम्हारी इतनी नेगेटिव सोच क्यों है? सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, सबके एक पलड़े में तोल नहीं सकते। क्या निमिषा अच्छी लड़की नहीं है, तुम यही कहना चाहते हो? बहुत अच्छी है, बड़े बिजनेसमैन की इकलौती लड़की है।
इससे अच्छी लड़की मुझे मिल नहीं सकती थी। मम्मा पापा की चहेती बहू है। ऐसी बहू पाकर वे लोग बहुत खुश हैं। समाज में उनकी नाक बहुत ऊंची हो गई। मुंबई के फेमस बिजनेसमैन की लड़की उनकी बहू है। इससे ज़्यादा सम्मान की क्या बात हो सकती है? तुम खुश नहीं हो क्या? निमिषा ने ऐसा क्या कर दिया? तुम्हारी बातों से मुझे शिकायत की बू आ रही है। कुछ नहीं किया। ज़्यादातर समय मायके मुंबई में रहती है। हमारे घर आती है मेहमान की तरह। 10-12 दिन महारानी की तरह रहकर फिर निकल जाती है। इन 10-12 दिनों में कभी ये दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो घर की बहू है। इस घर के प्रति उसका भी कोई कर्तव्य है। 10-12 दिन मेरे साथ घूमती रहती है, शॉपिंग करती रहती है। कभी मम्मी पापा के साथ बैठकर बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं करती। क्योंकि उसे राजधानी और राजधानी के लोग अच्छे नहीं लगते। राजधानी की लड़की पर तो दिल आ गया था। ये सब प्यार है ना? बस कुछ दिनों की रौनक है। 4-5 महीने तक जादू दिलो दिमाग पर छाया रहता है। फिर धीरे धीरे बरसात के पानी की तरह उतर जाता है और खाली मैदान रह जाता है। तुम लोग कहते नहीं कि यहीं पर रहो, यही तुम्हारा अपना घर है। हम कहेंगे वो सुन लगी ऐसी भोली भाली है क्या? हम कुछ कहते तो नैले पर थैला मार देती है। कहती है मैं पापा की इकलौती बेटी हूँ, पूरी संपत्ति मेरे नाम होने वाली है। तुम आकर मेरे साथ मुंबई में रहो। तुम्हारे पापा से ज़्यादा संपत्ति मेरे पापा के पास है। मैं अपनी मम्मी पापा को छोड़कर नहीं रह सकती। मेरा बचपन मुंबई में गुजरा है और मेरे कॉलेज के दोस्त रिश्तेदार सब उधर है। मुंबई के आबो हवा में पली बड़ी, इसीलिए दिल्ली की हवा में घुटन होती है। सूर्यांश की बात सुनकर निर्भय कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी। इसका मतलब निमिषा किसी के कंट्रोल में नहीं है। उसे किसी की भावना से कुछ लेना देना नहीं है। जो उसकी मर्जी है वही करती है। बचपन से माँ बाप का प्यार ज्यादा मिला, जो चाहा वही मिला। मम्मी पापा ने पूरी आज़ादी दी। ऐसे करके ही तो आजकल के बच्चे दिशाहीन भाग रहे हैं। फिर तुमने क्या सोचा? क्या दिल्ली छोड़कर मुंबई जाने का इरादा है? नहीं जाओगे तो जिंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी? सवाल ही नहीं उठता यार। बात संपत्ति की नहीं है, बात है मेरे मम्मी पापा की भावना की। मैं तो इकलौता बेटा हूँ। मैं भी तो दिल्ली से मैं पला बड़ा हूँ। मेरे दोस्त भी दिल्ली में है। फिर मैं मुंबई में जाकर रहूँ। मेरे पास जितनी भी संपत्ति है वही मेरे लिए काफ़ी है। मुझे औरों की संपत्ति नहीं चाहिए। नहीं, मुझे घर दामाद बनना है। फिर क्या करने का सोचा? अंकल आंटी कुछ कहते नहीं क्या? उन्होंने भी तो कुछ सोचा होगा। दोनों खामोश है। कुछ कहने का अब रह क्या गया? बड़े बाप की बेटी चाहते थे, बहू के रूप में मिल गई। उन्होंने लेखा के साथ जो अन्याय किया उसी की सजा तो मिलनी ही थी। लेखा बहुत भोली और समझदार लड़की है, मगर सबने उसके साथ बहुत अन्याय किया, बहुत अपमान किया। उसका जो भी हुआ सही हुआ, जैसे को तैसा मिला। मगर इससे तुम्हारा क्या कसूर है? तुम तो बेकसूर मारे गए। तुम्हारी बातों से लगता है तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश नहीं है। मेरी छोड़ो निर्भय, तुम बताओ लेखा कैसी है? लेखा तो मस्त है, खुश है। उसका रिसर्च वर्क काफी अच्छा चल रहा है। शंकर ने उसने शादी का फैसला कर लिया है। इस दिसंबर में दोनों शादी करने वाली है। लेखा की बात सुनकर उदासी के बीच सूर्यांश के चेहरे पर एक खुशी की रेखा दिखाई दी। खुश होकर कहा, तुमने शादी में नहीं बुलाओगे क्या? कैसी बात कर रहे हो तुम? सूर्यांश, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें कैसे नहीं बुलाएंगे? पता नहीं लेखा को पसंद आएगा कि नहीं। लेखा ऐसी लड़की नहीं है सूर्यांश। आजकल तो बच्चे पहले से ज्यादा और मेच्योर हो गई है। तुम आओगे तो वो जरूर खुश होगी। काश लेखा मेरी जिंदगी में आती तो ये सब नहीं होता। यही किस्मत में था। इस बात को लेकर मातम मनाने से क्या होगा? तुम्हारे पास इसीलिए आया हूँ ताकि तुम कोई रास्ता बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक लंबी सांस लेकर सूर्यांश ने कहा। निर्भय खामोशी से सोचने लगा। मैं खुद तुमसे रास्ता पूछने आया हूँ सूर्यांश। मुझे भी तो कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा। हम दोनों यार के साथ ऐसा क्यों हुआ? आज दोनों की जिंदगी उलझन में है। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। चुप क्यों हो यार? तुम सुनाओ, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मेरे हिसाब से तुम्हारा बहुत अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि जूही मैम जैसी समझदार सासू माँ तो बहू को समझदार बनना ही पड़ेगा। मेरा हाल तो तुमसे भी बदतर है। मैंने अमेरिकन प्रोग्रेसिव और एजुकेटेड लड़की से शादी की है, मगर सोच कितनी घटिया बता नहीं सकता। आते ही घर में कोहराम मचा दिया। क्यों, क्या किया उसने? आते ही मम्मा और लेखा को सौतेली माँ सौतेली बहन कहकर बहुत बार अपमान किया। दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। कहती इस घर से अलग हो, जो हमारा घर है। चलो वहाँ पर जाकर रहेंगे। दोनों मेरी सौतेली माँ ननद के साथ नहीं रह सकती, जबकि लेखा घर में रहती नहीं है। फिर भी ये हाल है। इन दिनों मेरे साथ कोई संबंध नहीं। एक ही घर में रहते हैं, मगर दोनों अलग अलग कमरे में, नदी के दो किनारों की तरह। बाप रे, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने खुद पर इतना कंट्रोल कैसे किया? उसकी बातें सुनते ही दिल बहुत खट्टा हो गया। नफरत सी होने लगी। शादी से पहले कितनी प्यारी प्यारी बातें करती थी, शादी होते ही अपना रूप बदल लिया। मैंने भी कसम खा ली, जब तक सुधरेगी नहीं तब तक उसे किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे। ज्यादा बात भी नहीं करता।
आजकल तो उर्वशी मैम की कंपनी ज्वाइन कर ली, अपनी कंपनी छोड़कर वहीं जाने लगी। सचमुच तुम दोनों की कहानी तो मुझसे भी ज़्यादा बदतर है। निमिषा में एक बात तो है, जब तक दिल्ली में रहती है मेरा पीछा नहीं छोड़ती, एक रात भी मुझसे अलग रहना नहीं चाहती। मैंने जब पूछा कि मुंबई जाकर मेरे बिना कैसे रहती हो, तो कहती है वहाँ जाकर सपनों में तुमसे मिलती हूँ। सपनों में मिलने भी कशिश बनी रहती है, जब तुमसे दूर नहीं रहा जाता तब भागकर दिल्ली आती हूँ। दिल्ली आती हूँ तो तुमसे इतना प्यार मिलता है, फिर कुछ दिन अलग रह जाती हूँ। बहुत रोमांटिक हूँ, जितने दिन मेरे पास रहती है मुझे खुश कर देती, इसलिए मैं भी ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता। जोर से हंसने लगा सूर्यांश। सूर्यांश की बात सुनकर निर्भय के मन में भावनाएं जाग उठी, उसके रोम रोम में शिहरन दौड़ गई। वो मन ही मन सोचने लगा, शादीशुदा होकर भी ब्रह्मचारी व्रत का पालन किए जा रहा हूँ। जब भावनाएं जगती है तो बहुत मुश्किल से इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर मैं कमजोर पड़ गया तो मेरा घर टूटकर बिखर जाएगा। अनुषा को मौका मिल जाएगा मेरी मम्मा के साथ बुरा व्यवहार करने का, और मैं ये होने नहीं दे सकता। निर्भय की आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए सूर्यांश ने कहा, क्या सोच रहे हो निर्भय? बिल्कुल गुमसुम बैठे हो। सोच रहा हूँ कि तुम फिर भी भाग्यशाली हो, कम से कम तुम्हें मेरे जैसे सन्यासी का जीवन तो नहीं जीना पड़ता। जितने दिन निमिषा के साथ रहते हो, खुश रहते हो, अपनी इच्छाएं भी कर लेते हो। शादी करके सन्यासी जीवन मैं जी भी नहीं सकता। तुम बहुत स्ट्रांग हो निर्भय, तुम्हारे जैसा इतना धैर्य मुझ में नहीं। मगर इस तरह कब तक चलेगा? तुम्हारे मन नहीं करता करीब पाने का? कमोन यार, मैं इंसान हूँ, मन नहीं करेगा। जो मन करता है तो खुद को कैसे समझाता हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं समझ सकता। फिर दूर क्यों रहते हो? पास रहो, समझाते रहो, किसी न किसी दिन बात समझ में तो आएगी। इस तरह दूर रखकर खुद को सजा देने से क्या फायदा? इसे करके तो पूरी जवानी निकल जाएगी। मैंने उसके सामने कसम खाई है, उसके साथ भेड़-चाल नहीं करूँगा। अब अगर खुद होकर गया तो उसके सामने छोटा हो जाऊँगा, उसे भी अपनी गलती कभी समझ में नहीं आएगी। तुम दोनों पति-पत्नी हो, तुम्हारी बात कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है। अगर तुम्हारे मन में इच्छा जाग उठी तो पत्नी के पास नहीं जाओगे तो किसके पास जाओगे? इससे छोटा और बड़ा होने की क्या बात है? दोनों प्यार से मिला करो तो दिमाग भी शांत रहेगा, सोचने समझने और की ज़्यादा ताकत मिलेगी। तुमने अच्छी बात कही है, तुम्हारी बातों पर मैं विचार करूँगा। अभी इस बारे में बात ना करें तो अच्छा है। बहुत दिनों से मैं अनुषा से अलग हूँ, तुम मेरे दिल की हालत समझ सकते हो। निर्भय हंस पड़ा। मेरे घर में महाभारत है, तुम्हारे घर में तो कुरुक्षेत्र है। दोनों ही बहुत दुखी हैं हम दोनों। मैं तो तुमसे सुझाव लेने आया था किस रास्ते पर जाना चाहिए, मगर तुम तो रास्ता भटकते हुए एक मुसाफिर हो जिसे कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए। सूर्यहंस जोर से हंस पड़ा। निर्भय भी जोर से हंसते हुए बोला, दो भटके हुए राही भटकते भटकते एक बार आकर मिले, देखते हैं आगे कौन सा रास्ता मिलता है। निमिषा अभी कहाँ पर है, मुंबई में या दिल्ली में? दिल्ली में होती तो मैं यहाँ पर अकेला नहीं आ सकता था। जब तक दिल्ली में रहती है तब तक पीछा कहाँ छोड़ती है। मुंबई जाती है तो मुझे थोड़ा सा सांस लेने का मौका मिलता है खुली हवा में। तुम तो फिर भी किस्मत वाले हो यार निमिषा, कम से कम तुमसे प्यार तो करती है। मगर मैं तो बिल्कुल सूखे हुए रेगिस्तान में खड़ा हूँ, जहाँ पानी दूर से नजर आता है मगर पीने की एक बूंद भी नहीं है। पानी तक पहुँचना तुम्हारा काम, अपनी प्यास मिटाने की कोशिश तुम्हें ही करनी पड़ेगी। हाँ, ये सच है कि निमिषा मुझे बहुत प्यार करती है, मगर थोड़ा सा मतलब भी है। किसी लड़की से बात करते हुए देखा तो तांडव मचा देती है, मगर हमेशा दिल्ली में रहना भी नहीं है। चित भी उसकी, पट भी उसकी। एक बात बता यार अनुषा, क्या तुम्हें अपने पास फटकने भी नहीं देती? बिल्कुल उल्टा है, मेरे पास आने के लिए तड़पती है, मगर सोच इतनी नेगेटिव है कि मुझे उसके पास जाने का मन ही नहीं करता। जब मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं हूँ तो फिजिकल रिलेशन कैसे हो सकता है? अगर ऐसा रहो तो ब्रह्मचारी बनकर। सूर्यांश जोर से हंस पड़ा, निर्भय भी जोर से हंस पड़ा और कहा, यही समझो मैं शादीशुदा ब्रह्मचारी, शुद्ध ब्रह्मचारी फिर भी सुखी है, क्योंकि उन्हें शादीशुदा जीवन का स्वाद नहीं मिला। जिसको ये स्वाद एक बार मिला वो कैसे ब्रह्मचारी रहकर खुद को समझाता है, ये तो केवल वही जानता है। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ यार, पर तुम अनुषा से कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं कर लेते हो? खुद को तकलीफ देने से अच्छा थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लो। नहीं सूर्यांश, यह संभव नहीं है। जब तक वो मेरी मम्मा और लेखा से माफ़ी नहीं मांग लेती, खुद को पूरी तरह सुधार नहीं ले ली, तब तक उसके साथ कोई रिश्ता बनाना संभव नहीं, क्योंकि उसके पास जाते ही मुझे कड़वी-कड़वी बातों से दिल में नस्तर चुभा देती है। फिर तुमने क्या सोचा, क्या करोगे? इंतज़ार मेरे यार, इंतज़ार। सुधर जाती तो ठीक है, वरना रास्ता अलग हो जाएगा।
ऐसा मत करना। तुमने अपनी मम्मा की ज़िंदगी देखी, उससे कुछ सीखो। कितनी तकलीफ़ से बीतती है ज़िंदगी। उनके साथ बैठकर बात करना, फिर पता चलेगा। मन में उम्मीद रखो और इंतज़ार करो, कभी वो सुबह आएगी। तुमने क्या सोचा है सूर्यांश? क्या ज़िंदगी इस तरह चलेगी जैसे चल रही है? यही तो तुमसे पूछने आया हूँ कि मुझे क्या चाहिए। क्या बताऊँ यार, निमिषा के मन में क्या चल रहा है ये जाने बिना कैसे कोई रास्ता बता सकता हूँ। ठीक है, इस बार जब वो दिल्ली आएगी और तुमसे और अनुषा से ज़रूर मिलाऊँगा। हम प्लानिंग करके किसी रेस्टोरेंट में मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं, बातों से शायद कोई रास्ता निकल आए। निमिषा और अनुषा में अगर दोस्ती हो जाएगी तो दोनों आपस में बात करके भी कोई रास्ता निकाल सकती है। इसीलिए दोनों से दोस्ती करा देंगे। सूर्यांश थोड़ा-सा खुश हुआ। ईश्वर दोनों को सद्बुद्धि दे ताकि परिवार टूटने से बच जाए। हम जैसे ग्रस्त ब्रह्मचारियों को संपूर्ण ग्रस्त बना दे। सूर्यांश, तुम्हारी शादी तो काफ़ी समय हो गया, तुमने किसी बच्चे के बारे में नहीं सोचा अभी तक? बच्चा हो जाने से फिगर मेंटेन नहीं रहेगा, फिर बच्चे की ज़िम्मेदारी लेने के लिए मन से इच्छा भी होनी चाहिए। उसके लिए है एक जगह रहना बहुत ज़रूरी है। मम्मी-पापा तो कहते हैं पोता-पोती का मुँह देखिए, मगर उनकी इच्छा पूरी होने के आसार नज़र नहीं आ रहे। ज़बरदस्त फेमिनिस्ट लगती है मुझे। दरअसल एक समय लड़कियों को बहुत दबाया गया हमारे समाज में, इसीलिए लड़कियों को माता-पिता ने ऐसी शिक्षा दी है कि कोई दबा न सके। इसका नतीजा ये हुआ कि फेमिनिज़्म को लड़कियाँ गलत तरीके से लेने लगी, अपनी ज़िम्मेदारी से भागने लगी। इसका नतीजा ये हुआ फेमिनिज़्म को लड़कियाँ गलत तरीके से लेने लगी, अपनी ज़िम्मेदारी से भागने लगी। समाज में ऐसे होने पर केवल लड़कियों को ही नहीं, दोष लड़कियों को नहीं दे सकते। पुरुष प्रधान समाज में पुरुषों ने भी नारी जाति पर बहुत अन्याय किया है। अब समय ऐसा आएगा कि पुरुष जाति पर बहुत अन्याय होगा, उन्हें चुपचाप सहना पड़ेगा। पहले घर में पत्नी आती थी घर का काम संभालने और उसकी सबकी सेवा करने के लिए। अब कोई भी पत्नी पति के हाथ में पानी का ग्लास नहीं थमाएगी। पतियों को अपना काम खुद ही करना पड़ेगा। और होना भी यही चाहिए, कभी न कभी जैसे को तैसा मिलना भी चाहिए। ये बात तो ठीक है, मगर किसी परिवार में आकर बड़ों को नहीं मानना, परिवार को तोड़ देना, अपनी मनमानी करना कहाँ तक उचित है? ये तो फेमिनिज़्म की गलत परिभाषा है। इस दुखदायी स्थिति से कैसे निपटा जाए, अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है। यार निर्भय, पहले अपने घर से निपट लेते हैं, फिर समाज को सुधारने का सोचेंगे। हम तो अपने घर की समस्या से निपट नहीं पा रहे, तो समाज के बारे में सोचकर भी क्या कर लेंगे। हाँ सूर्यांश, पहले अपने घर की समस्या हल जो हो जाए, एक-एक घर की समस्या हल हो जाएगी तो समाज में परिवर्तन तो आएगा, क्योंकि घर मिलकर ही तो समाज बनता है। तो हम दोनों पहले योजना अनुसार अपने घर से समाज सेवा की शुरुआत करते हैं। हमारे घर में जो देवियाँ हैं, उन देवियों को पहले सही रास्ते पर लाते हैं। सूर्यांश हंसने लगा। तुम्हारे घर की समस्या तो फिर भी मेरे घर से कम है, तो फिर अगला कदम यही होगा कि निमिषा आएगी तो हम चारों मिलेंगे। अगर मुझे डाउट है कि अनुषा को मना पाऊंगा, मैं उसकी बात नहीं सुनता, तो वो मेरी बात सुनेगी कि नहीं पता नहीं। एक काम करना, मुझसे बात करवा देना, मैं इनवाइट करूंगा तो ज़रूर आएगी। निमिषा से भी बात करा देंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। तुम कॉल करना। विल वेट फॉर योर कॉल। दिल की बातें करके आज दिमाग भी थोड़ा हल्का हो गया, वरना बहुत दिनों से दिमाग में काफ़ी हलचल मची हुई थी। एक लंबी सांस ली सूर्यांश ने। लंबी सांस छोड़कर निर्भय ने कहा, रियली आज मैं भी काफ़ी हल्का-फुल्का हो गया, मूड फ्रेश हो गया। आज नींद बहुत अच्छी आएगी। कल संडे है, इसीलिए सुबह देर तक सोने का इरादा है। वैसे भी 2-2 पैग लिया तो उसका असर तो होना ही है। बिल्कुल होगा, होना भी चाहिए। एक सुकून की नींद लेना भी बहुत ज़रूरी है। चलते हैं फिर सूर्यांश। ओके, लेट्स गो। सेफ ड्राइव एंड गुड नाइट। गुड नाइट। दोनों ने चेहरे पर एक मुस्कान लेकर, मन में थोड़ा-सा सुकून लेकर अपनी-अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए। अनुषा ने फिर से जोशो-खरोश के साथ अपना काम शुरू कर दिया। उर्वशी और जूही की पूरी आज्ञा का पालन करने की कोशिश करती है। कभी कोई गलती हो जाती है तो नम्रता से माफ़ी मांग लेती है। अपने स्टाफ के साथ भी एक दोस्ताना संबंध बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। धीरे-धीरे सभी कलीग के साथ अच्छा संबंध बन रहा है उसका। उसकी कार्य पद्धति से इन दिनों उर्वशी और जूही भी खुश रहने लगी। खासकर इसीलिए ज़्यादा खुश है क्योंकि उन दोनों के साथ अब पहले जैसे बात नहीं करती, न कभी ऑफिस में ये दिखाने की कोशिश करती है कि दोनों उसकी सासू माँ कोई संबंध है उनसे। कुल मिलाकर ऑफिस कायदे कानून से अच्छे से पालन करती है। आजकल अपने खान पान में भी ध्यान देने लगी। घर से नाश्ता करके आती है और लंच बॉक्स लेकर आती है, कभी लंच करना भूलती नहीं है।
रात को भी समय से घर जाने की कोशिश करती है, सबके साथ डिनर करने की कोशिश करती है, कभी लेट भी हो जाती है तो डिनर अवश्य करती है। सब कुछ सही चल रहा है मगर निर्भय से उसका रिश्ता अभी भी सहज नहीं हो पाया, क्योंकि निर्भय ने जो चाहा उसकी इच्छा अभी तक पूरी नहीं हुई। अनुषा भी बहुत जिद्दी है, ऑफिस से घर आते ही उसके अंदर एक परिवर्तन आता है। वह परिवर्तन उसे जूही से अच्छा व्यवहार करने पर रोकता है। हाँ, इतना अवश्य परिवर्तन आया है कि आजकल जूही से बदतमीजी से बात नहीं करती, अतीत को लेकर उल्हाने नहीं देती। जूही भी उतनी ही बात करती जितनी ज़रूरत है, डर के मारे ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करती ताकि अनुषा को कोई मौका ही न मिले उसका अपमान करने का। सूर्यन से मिलकर घर आने के बाद उसकी और निमिषा की बातें सुनकर निर्भय के दिल में खलबली सी होने लगी। दोनों ने बार में बैठकर पिया और उसका नशा भी है। अब जब निर्भय अनुषा के कमरे के सामने से गुजरा तो उसकी नज़र कमरे की ओर उठी। अनुषा क्या कर रही है ये जानने की उसमें जिज्ञासा हुई। उसका मन डोल जाता है अनुषा से मिलने के लिए, फिर खुद को संभाल लेता है। आखिर वो भी तो एक इंसान है, सामने पत्नी है तो जज्बात तो जागेंगे ही, यही स्वाभाविक भी है। रात को अनुषा भी आजकल देर तक नहीं जागती, क्योंकि थकान इतनी होती है कि बिस्तर पर पड़ते ही नींद की आगोश में समा जाती है। रात को तो बड़ी अजीब घटना घटी निर्भय के साथ। रात को अपने कमरे में उसे चैन नहीं आ रहा था, बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही थी। खुद को जब रोक नहीं पाया तो उठकर अनुषा के कमरे के सामने जाकर खड़ा हो गया। मदहोशी की हालत में उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अनुषा भी अभी तक सोई नहीं थी, निर्भय के बारे में ही सोच रही थी बैठकर। दरवाजे पर दस्तक सुनकर अनुषा ने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो सामने निर्भय को खड़ा पाया। आश्चर्य से अनुषा की आंखें बड़ी हो गई, कुछ देर तक उसे कुछ कहते नहीं बना। फिर निर्भय का माथा हाथ छूकर कहा, क्या आता निर्भय, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अनुषा के हाथ का स्पर्श पाते ही निर्भय का धैर्य जवाब देने लगा। उसका रोम रोम मचलने लगा अनुषा को बाहों में भरने के लिए। वो जल्दी से कमरे के अंदर आया, दरवाजा बंद कर लिया, अनुषा को गोद में उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया, के होठों पर अपने होठ रख दिए। अनुषा कुछ कहने जा रही थी मगर निर्भय ने कहने नहीं दिया। अनुषा को तो स्वर्ग मिल गया। उसकी इच्छा आज पूरी हुई, न जाने कितने दिनों से वो यही चाहती थी। उसकी खुशी खुशी आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद क्या हुआ दोनों को होश नहीं था। सुबह जब दोनों की नींद खुली तो दोनों ने खुद को एक दूसरे की बाहों में पाया। हड़बड़ाकर निर्भय उठ बैठा, अनुषा से आंखें मिला नहीं पा रहा था। निर्भय का ये रूप देखकर अनुषा मुंह दबाकर हंसने लगी। तिरछी नजर से अनुषा को देखा निर्भय ने तो उसका रूप ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी गुलाब की कली पूरी तरह खिलकर मुस्कुराई है। जल्दी से उठकर खुद को संभालकर वो अपने कमरे में चला गया। जाते ही पहले बाथरूम में गया फ्रेश होने के लिए। अनुषा उठकर आईने के सामने खड़ी होकर खुद को निहारने लगी और गुनगुनाने लगी, छुप कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। आज अनुषा को खुद ही अपना यौवन खिला खिला सा लग रहा है। वो बाथरूम में गई और फ्रेश होकर जल्दी से तैयार हुई। सबसे पहले डाइनिंग टेबल पर पहुंची। आज अनुषा की पलकें झुकी झुकी सी है, जिसे जूही ने भी देखा। जूही को समझने में देर नहीं लगी माजरा क्या। वो मन ही मन सोचने लगी, चलो अच्छा ही हुआ, दोनों में अगर समझौता हो गया, यही तो मैं चाहती हूँ। जल्दी से जल्दी इस घर में एक बच्चे की किलकारियां गूंजने लगे ताकि सारी उदासी खत्म हो जाए। थोड़ी देर में निर्भय भी आया। जूही ने तिरछी नजर से निर्भय की ओर देखा। उसकी पलकें भी थोड़ी झुकी झुकी सी और चेहरे पर एक रौनक बिखरी हुई है। निर्भय ने तिरछी नजर से एक बार अनुषा की ओर देखा और पलकें झुका ली। अनुषा ने उसे नजर मिली तो अनुषा मंद मंद मुस्कुराने लगी। दोनों की इस हालत पर जूही आदित्य की ओर देखकर मुंह दबाकर हंसने लगी तो आदित्य ने पूछा, तुम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? क्या मैं कार्टून जैसा लग रहा हूँ? नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। बस यूं ही मुस्कुरा रही हूँ, कोई कारण नहीं है। झूठ मत बोलो जूही, बिना कारण कोई हंसता है क्या? तुम पागल तो नहीं हो? इतना मुझे पता है, बताया ना, कारण कुछ भी नहीं है। मैं नहीं मानता, कुछ न कुछ तो कारण है। तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा क्या कारण है। अभी तुम चुपचाप नाश्ता करो। फिर जूही मन ही मन सोचने लगी, बस 1-2 महीने में तुम्हें खुशखबरी मिल जाएगी कि तुम दादाजी बनने वाले। ईश्वर करे ऐसा ही हो, वो दिन जल्दी आ जाए। मैं तो दादी बनना चाहती हूँ। मम्मा और पापा की बात सुनकर निर्भय शर्म के मारे गड़े जा रहा था। उसने आंखें झुकाकर ही कहा, मम्मा आज नाश्ते में क्या बना है? आज तुम्हारा मनपसंद इडली सांभर और नारियल की चटनी। निर्भय क्या हो गया, तुम इतने शर्मा क्यों रहे हो? ऐसा लग रहा आंखें नहीं मिला पा रहे हो मुझसे, आंखें झुकाकर मुझसे बात कर रहे हो। तुम्हें ऐसा तो नहीं करते हो जानबूझकर? जूही ने निर्भय को छेड़ दिया। कुछ नहीं मम्मा, आंखों में कुछ चला गया था सुबह, इसीलिए आंखों में थोड़ी सी जलन हो रही है। अच्छा ऐसा है क्या? फिर दिखाओ, आंखों में कुछ फंसा हुआ तो नहीं है? मैं आई ड्रॉप लाकर डाल देती हूँ। नहीं मम्मा, आप नाश्ता करो, आपको जल्दी निकलना है। मैं नाश्ता करके
बाद डाल लूँगा। अनुषा बेटा, नाश्ता करने के बाद निर्भय की आंखों में देखना तो क्या हो गया, आई ड्रॉप रखी हुई है, लेकर डाल देना। जूही मुस्कुराने लगी। जी मॉम, डाल दूंगी। अनुषा खुश हो रही थी। यह सोचकर कि जूही को बात समझ में आ गई। वो तो यही चाहती थी कि निर्भय के साथ उसका रिश्ता अच्छा हो, ताकि निर्भय मम्मा मम्मा करना छोड़ दे। निर्भय को समझ नहीं आ रहा था अचानक मम्मा को क्या हो गया। अनुषा को बोल रही है आंखों में आई ड्रॉप डालने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं मम्मा को सब पता चल गया कि कल रात मैं अनुषा के कमरे में सो रहा था। कहीं सुबह उठकर देखने तो नहीं आई थी मैं उठा के नहीं, क्योंकि कई बार मेरे कहने पर मुझे जगाने आती है। जब आई होगी तो कमरे में मुझे न पाकर समझ गई होगी कि मैं अनुषा के कमरे में हूँ। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मम्मा क्या सोचेगी कि निर्भय अपनी बात नहीं रख पाया। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया, निर्भय तुम्हारा हो गया तो चलो आंखों में आई ड्रॉप डाल देती हूँ। अनुषा मजे ले रही थी। तुम जाओ, मैं खुद डाल लूंगा। ठीक है, फिर मैं निकल रही हूँ, मेरा समय हो गया। मॉम, आप मुझे दोष मत देना। आपका बेटा खुद नहीं चाहता मैं उसकी आंखों में आई ड्रॉप डालूं। ठीक है, जब नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, तुम निकल पड़ो। ड्राइवर तैयार होकर बैठा होगा, मुस्कुराते हुए जूही ने कहा। निर्भय की ओर देखकर अनुषा ने एक मुस्कुराहट देकर खुशी खुशी निकल गई। अनुषा को इतना खुश देखकर जूही का शक पक्का हो गया, इसीलिए वो भी आज खुश है। निर्भय ऑफिस में बैठे बैठे रात में जो घटना घटी इस बारे में सोचकर बहुत रोमांटिक हो रहा था। सोच रहा था अनुषा मुझे पाकर कल खुशी खुशी पूरी तरह समर्पित हो गई थी। कल मैं खुद को बिल्कुल रोक नहीं पाया, उसके बाद जाकर खुद को रोक पाना बहुत मुश्किल है। कल दोनों को बिल्कुल होशो-हवास नहीं था। इतने दिनों के बाद दोनों मिले हैं तो होशो-हवास रहेगा भी कैसे। कल तो बड़ी गलती हो गई, पता नहीं क्या होगा। अचानक अनुषा का कॉल आया। निर्भय ने फौरन कॉल रिसीव किया। हेलो अनुषा, क्या बात है, अभी कॉल किया? बस यूं ही तुम्हारी याद आ रही थी। आज अचानक इतनी याद क्यों आ रही है? सुबह तुमने सबके सामने मुझे शर्मिंदा किया, खूब मजे ले रही थी। बात ही ऐसी थी, अभी भी सोच सोच कर मैं रोमांटिक हो रही हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था तुम मुझे इतनी खुशी दोगी। थैंक यू निर्भय, मुझे पत्नी का सम्मान और सुख देने के लिए। तुम्हें भी मेरी बात रखनी पड़ेगी। तुम यही चाहते हो ना कि मैं मॉम को सम्मान दूँ, तो दे रही हूँ। आजकल मैं मॉम से अच्छे से बात करती हूँ। तुम्हें भी मेरी एक बात रखनी पड़ेगी। कौन सी बात? अब तुम्हें हर रात मेरे साथ गुजारनी पड़ेगी। ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है। इसमें लालच की क्या बात है? हम दोनों हस्बैंड वाइफ है। क्या मेरे मन में ये इच्छा होना नॉर्मल नहीं है? कल मैं समझ गई कि तुम्हें भी मेरा साथ बहुत अच्छा लगता है। कल तुम भी तो अपने आप को रोक नहीं पाए। अगर मैं मना कर देती तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हारे मेल ईगो को चोट नहीं लगती क्या? कल रात को क्या किया था कुछ याद भी है, या फिर सुबह होते ही भूल गए? अनुषा की बात सुनकर निर्भय थोड़ा सा शर्मा गया और कहा, चुप हो जाओ, बार बार वो बात याद मत दिलाओ। याद आती है मुझे अजीब सा लगता है, पता नहीं कल मुझे क्या हो गया था। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? शादी के बाद सब लोग ऐसे ही रहते। तुम बिल्कुल अलग हो जो मुझसे अलग रह रहे थे। सावधानी बरतो। अभी अभी तुम्हारी जॉब लगी है, अभी अभी तुम्हारी तबीयत ठीक हुई है। कहीं नन्ना मुन्ना आ गया तो संभाल पाओगी क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कल तो दोनों से ही गलती हो गई, पता नहीं क्या होगा। जो भी होगा देखा जाएगा। चिंता नहीं करती, पर मैं चाहती हूँ आज भी तुम मेरे साथ बेड शेयर करो। अभी तुम ऑफिस का काम करो, मुझे भी करने दो। रात का रात को सोचेंगे। नहीं निर्भय, मुझसे वादा करो तुम मेरे साथ बेड शेयर करोगे। इतने दिन दोनों अलग रहे, मुझसे अलग नहीं रहा जाता। इतना बड़ी सजा मत दो मुझे। मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी तो फिर सबसे अच्छा व्यवहार करूंगी, मेरा वादा रहा। अच्छा बाबा, आ जाऊंगा रात को बेड शेयर करने पर। तुम रात को वही नाइट गाउन पहनना जो मैं लेकर दिया था। कौन सा? वही गुलाबी रंग का नाइट गाउन? निर्भय ने हंसकर कहा। हाँ वही वही नाइट गाउन पर तुम पहनती हो तो बहुत। क्यों रुक गए? बहुत क्या? रात को बिना बताए समझाऊंगा, भी रखता हूँ। निर्भय हंस पड़ा। अब तो दोनों का जादू एक दूसरे पर ऐसा छाया कि दोनों ही रात होने का इंतजार करने लगे। फिर क्यों ना करे, दोनों की अभी नई नई शादी हुई है और शादी के बाद ही दोनों में अलगाव हो गया था। अब जब मिलन हुआ तो इंतजार करना लाजमी है। दोनों रोज रात को मिलते हैं तो होशो-हवास को बैठे क्या क्या सही सोचने का धैर्य नहीं रहता दोनों में। आजकल अनुषा बहुत खुश रहती है। जूही की नज़र से ये बात छुप नहीं पाई। अनुषा आजकल सबसे बात भी अच्छे से करने लगी, इसीलिए निर्भय भी खुश होकर उसके साथ बेड शेयर करने लगा। मन में बहुत खुशी है, इसीलिए अनुषा ने सोचा आज बाहर से लंच किया जाए। इसीलिए लंच बॉक्स भी लेकर नहीं गई। ऑफिस के पास ही चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहीं से लंच करके अनुषा पैदल ही आ रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल सवार तेज रफ्तार से आया और अनुषा को डैश मारते हुए निकल गया। अनुषा छिटक कर दूर जा गिरी और बेहोश हो गई।
थोड़ी देर में भीड़ लग गई। उधर से अनुषा के ऑफिस का एक मैनेजर आयुष जा रहा था। भीड़ देखकर जाकर देखा किसका एक्सीडेंट हुआ। नजदीक से देखा तो पहचान गया। एक्सीडेंट होकर जो बेहोश पड़ी है वो मार्केटिंग मैनेजर अनुषा चोपड़ा है। आयुष ने जल्दी से सबसे पहले जूही को, उसके बाद उर्वशी को फोन लगाया। दोनों भागते भागते आई तो देखा अनुषा बेहोश पड़ी है। जल्दी से उसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गई। दोनों डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने बताया कि अनुषा के एक हाथ में फ्रैक्चर है, सिर पर भी थोड़ी सी चोट लगी है, पर चोट ज्यादा गहरी नहीं है। जूही ने निर्भय की और आदित्य को फोन किया। दोनों को आने में थोड़ा सा समय लगेगा, इसीलिए उर्वशी जूही के पास हॉस्पिटल में बैठी रही। आज फिर अनुषा बीमार हुई और मदद के लिए दोनों सासू साथ है। ये एक संयोग है, ऐसा भी नहीं कह सकते। लगता है यही डेस्टिनी है। समय चाहता है अनुषा दोनों सासू माँ को समझे, उनसे अच्छा रिश्ता बनाकर चले। हाँफते हाँफते पहले निर्भया आते ही मोम से पूछा, कैसी है अनुषा? मोम, घबराने की कोई बात नहीं, अभी बेहोश है पर थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ने बताया एक हाथ में फ्रैक्चर है। अब ये सब कैसे? अरे, चाइनीज रेस्टोरेंट से लंच लेकर पैदल आ रही थी। तेज रफ्तार से आती हुई एक बाइक सवार ने डैश मार दी। शुक्र है हमारे ऑफिस का एक मैनेजर भी उधर से आ रहा था, उसने पहचान लिया। उसने ही हमें फोन किया तो हम जल्दी से पहुंच गए थे। हाँ, सुबह ही बता रही थी कि मुझे बाहर से आज लंच करना है। कब क्या करती है, कब क्या सोचती है, कुछ पता नहीं। मन इतना चंचल है कि एक जगह ठहरता ही नहीं है। निर्भय के माथे पर सिकन थी। इस उम्र के बच्चे ऐसे ही होते हैं निर्भय, सब तुम्हारे जैसा नहीं है। तुम्हें तो जूही से शिक्षा मिली, इसीलिए तुम ऐसी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम लोग है ना। उर्वशी ने हिम्मत दी। इतने में आदित्य भी पहुंच गया। आते ही पहला प्रश्न किया, अनुषा कैसी है? ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया, इमरजेंसी में एक्सरे किया, उसे पता चला। इतने में डॉक्टर बाहर आया और कहा पेशेंट को होश आ गया है, घबराने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर बहुत ज्यादा तो नहीं है? आदित्य ने पूछा। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं है, फिर भी 1.5 महीना तो लगना है ठीक होने में। हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ेगा? बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है। 1-2 घंटे के बाद आप पेशेंट को घर लेकर जा सकते हैं। हम जो मेडिसिन लिख कर देंगे वो सब देते रहना, साथ में प्लास्टर कर दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है। ऐसे कितने पेशेंट रोज आते रहते हैं। आजकल एक्सीडेंट के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि लोग बहुत रेस ड्राइव करते हैं, ट्रैफिक रूल कोई नहीं मानता। अच्छा, किसी ने बाइक वाले का नंबर नोट नहीं किया क्या? हम तो वहां पर थे ही नहीं। लोगों ने कहा बाइक वाला डैश मारकर ही तेज रफ्तार से भाग गया, इसीलिए कोई नंबर नोट नहीं कर पाया। ये बाइक वाले बहुत ही खतरनाक है, ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। गुस्से में निर्भय ने कहा, ठीक है, आप थोड़ी देर के बाद पेशेंट को लेकर जा सकते हैं। अभी पेशेंट से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, पर एक एक करके जाना, कहकर डॉक्टर निकल गया। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी दिखी। माइनर फ्रैक्चर है तो जल्दी ठीक भी हो जाएगा। निर्भय को थोड़ा सा सुकून मिला। यह सुनकर डरने वाली कोई बात नहीं है। निर्भय की ओर देखकर जूही ने कहा, निर्भय तुम पहले जाओ, तुम्हें देखकर अनुषा खुश हो जाएगी, उसके बाद हम जाकर मिल लेंगे। मॉम की बात सुनकर निर्भय का धड़कता हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ, क्योंकि वो बेचैन हो रहा था अनुषा से मिलने के लिए। मम्मा की ओर देखकर हल्की सी मुस्कान की रेखा उभरी उसके चेहरे पर। धीरे धीरे उसने आईसीयू के अंदर जाने के लिए आगे कदम बढ़ाया। अनुषा घर आ गई। उसके दाहिने हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, इसीलिए प्लास्टर चढ़ा है, हाथ गले में लटका है। अब तो उसे अपना काम खुद करने में परेशानी है, इसीलिए हमेशा किसी न किसी की मदद की जरूरत पड़ती है, खासकर खाना खाने के समय। संकट की इस घड़ी में आखिर वही लोग काम आ रहे हैं जिन लोगों को कभी उसने बहुत अपमानित किया, कभी उनको अपना समझा ही नहीं, जैसे सासू माँ जूही, दादी निशा, नानी प्रतिभा। निर्भय तो हस्बैंड होने के बाद भी उसे दुश्मन समझती रही। निर्भय को अब हमेशा उसका ध्यान रखना पड़ता है, इसीलिए उसने 2 दिन घर में रहने का सोचा। जब अनुषा थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो ऑफिस जाने लगेगा। वैसे तो अनुषा का प्लास्टर 1.5 महीने के बाद ही उतरने वाला है। जूही ने भी सोचा 2 दिन की छुट्टी ली जाए और अनुषा की देखभाल की जाए। घर आकर फ्रेश होकर अनुषा अपने कमरे में बैठी, उसके पास निर्भय भी बैठा है। थोड़ी देर तो निर्भय चुप रहा, अनुषा भी चुपचाप बैठी रही। निर्भय ने ही पहल की, ये हादसा हुआ कैसे? तुम कुछ सोचते हुए रास्ता चल रही थी क्या? साइड से ही चल रही थी? हाँ, जरूर कुछ सोच रही थी, तभी मुझे ध्यान नहीं रहा था। पीछे से तेज रफ्तार से कोई बाइक आ रही है, साइड में आकर डैश मारकर चला गया तो मैं क्या करती? उसने गलत तो किया, पर तुम क्या सोच रही थी? तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। दिमाग पर मेरा भूत सवार हो गया है कि तुम्हें पता भी है कितनी बड़ी दुर्घटना से तुम बच गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? निर्भय एकदम से खामोश हो गया।
कुछ हो जाता तो क्या क्या कहना चाहते थे? हो जाता तो अच्छा ही होता। मुसीबत से तुम्हें छुटकारा मिल जाता। बस तुम्हें हमेशा नेगेटिव बातें ही सोचनी है। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? एक बार भी सोचा है तुमने? इसका मतलब तुम्हें अभी भी मुझसे प्यार है मगर कहते कुछ नहीं। इतने दिनों से बेड शेयर कर रहे फिर भी तुम्हें समझ नहीं आया कि मुझे तुमसे प्यार है कि नहीं? प्यार के बिना ये संभव है क्या? हाँ, आया है, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, फिर ऐसी बातें क्यों करती हो? सॉरी, आगे से नहीं कहूँगी। निर्भय उठकर गया और कंघी लेकर आया। कंघी देखकर अनुषा ने पूछा, कंघी से क्या करोगे? तुम जरा उधर मुँह करके बैठ जाओ, बाल उलझे हुए सुलझा देता हूँ। तुम्हें बाल सुलझाना आता है क्या? मैं बाएं हाथ से सुलझा लूंगी, तुम रहने दो, जिद मत करो, जो कहा वही सुनो, उधर मुँह फेर कर बैठ जाओ। अनुषा मुँह फेर कर बैठ गई और निर्भय धीरे धीरे उसके बालों में कंघी करने लगा। निर्भय का ये स्पर्श अनुषा के दिल को छू लिया। वो खामोश होकर बैठी रही और सोचती रही, निर्भय मुझसे इतना प्यार करता है मगर मैंने उसे कितना गलत समझा। मैंने हमेशा उस जगह पर चोट की जो जगह बहुत ही नाजुक है। लो जाकर अब आईने में देखो, कितने अच्छे से बाल सुलझा दिए मैंने। कल तुम्हारे बालों में शैम्पू कर देंगे, बाल गंदे हो रहे हैं। अनुषा उठकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। खुद को देखकर खुशी से कहा, बिल्कुल सही, तुम्हें ये सब भी आता है। मुझे आज पता चला। मेरे बालों में शैम्पू करना आएगा तुम्हें? इसमें क्या बड़ी बात है? अपने बालों में नहीं करता क्या? वैसे ही तुम बैठकर जाना स्टूल पर, मैं धीरे धीरे शैम्पू कर दूंगा। तुम नहा तो नहीं पाओगी, इसीलिए गर्म पानी में तौलिया भिगोकर पूरे शरीर को स्पंज कर लूंगा। देखना, बड़ी चैन की नींद आएगी। निर्भय की बात सुनकर अनुषा शर्मा गई। दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि जूही डिनर लेकर आ गई। टेबल पर ट्रे रखते हुए कहा, लो तुम दोनों गर्मा गर्म अभी खा लो। मम्मा आप क्यों लेकर आई? मैं आ जाता लेने के लिए, फिर शेफ को भेज देती। अभी तो सेब को भेजना मुझे ठीक नहीं लगा, इसलिए खुद लेकर आ गई। खुद लेकर आई तो क्या हुआ? अभी गरम गरम है, दोनों मिलकर खा लो। जी मैं जा रही हूँ, तुम्हारे पापा भी मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। कुछ चाहिए तो आकर ले जाना। ठीक है, आप जाओ, आप भी डिनर कर लो। आज पहली बार अनुषा निर्भय के हाथ से डिनर कर रही है। उसके मन में एक ऐसी आनंद अनुभूति है जिसे वो शब्दों में कभी व्यक्त नहीं कर पाएगी। वो मन ही मन सोचने लगी, अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं होता तो मुझे ये खुशनुमा पल जीने को नहीं मिलता। मुझे कभी समझ नहीं आता निर्भय कितना प्यार करता है मुझसे, जिन्हें मैं सौतेली माँ कहती थी, वो कितनी ममतामयी है। क्या हुआ अनुषा? खाना मुंह में लेकर चुपचाप कुछ सोच रही हो? खाना भी भूल गई? जल्दी खाओ, फिर मुझे भी खाना है। तुम भी साथ साथ खाओ ना, एक साथ दोनों खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब एक और तुम खा लो। निर्भय भी आज महसूस कर रहा है कि अनुषा के बिना वो अधूरा है। उसके एक्सीडेंट की बात सुनकर तो जैसे उसकी जान ही निकल गई थी। इसी समय अनुषा की जान की कीमत उसे समझ आई। इसीलिए तो अनुषा को कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए 2 दिन घर में रहकर उसकी सेवा में लगा हुआ है, ताकि उसे मोरल सपोर्ट मिल सके, जल्दी से ठीक हो जाए। 2 दिन के बाद निर्भय ऑफिस जाने लगा। अनुषा को सुबह नाश्ता खिलाकर जाता। दोपहर को अनुषा लंच कभी दादी निशा के हाथ से तो कभी नानी प्रतिभा के हाथ से खाती है। रात को फिर निर्भय आकर अपने हाथों से उसे डिनर खिलाता है। जूही भी कब अनुषा को क्या चाहिए, उसे क्या खिलाना है, क्या बनाना है, इन सब बातों का पूरी तरह ध्यान रखती है। देखते देखते 1.5 महीना निकल गया मगर अनुषा को इस दौरान पता ही नहीं लगा कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो अपने आप को संभालने में असमर्थ है। इस दौरान उसकी जितनी अच्छी तरह से देखभाल हुई, उस बात को अनुसार सोचने पर मजबूर है। ये मैं क्या करने चली थी? जो मेरे सबसे अपने, उनको मैं अपना दुश्मन और प्रतिद्वंदी समझने लगी थी। क्या क्या नहीं अपमान किया मैंने मोम को, मगर उन्होंने इस दौरान दिखा दिया कि वो निर्भय की सौतेली माँ नहीं है, अपनी सगी माँ से भी बढ़कर है। जिसे मैं निर्भय की सौतेली बहन समझती थी, उसने भी इस दौरान मुझसे इतने अच्छे से बात की, मेरा हाल चाल पूछा, वहाँ पर बैठकर तड़पती रही। है कोई सौतेली बहन नहीं कर सकती। मम्मा पापा और सादुल ने भी मेरा हालचाल पूछा मगर बहुत ही कम शब्दों में। वो लोग अभी भी मुझसे नाराज है। उनके नाराज होने का कारण भी जायज है, मैंने किया ही ऐसा काम। पापा ने भी इस दौरान मेरा कितना ध्यान रखा है। जिस दादी और नानी का मैं कभी उनके कमरे में जाकर उनका हालचाल भी नहीं पूछती थी,
उन्होंने कितने प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाया जैसे मैं कोई छोटी सी बच्ची हूँ। निर्भय तो मेरे एक्सीडेंट से इतना घबरा गया था जैसे उसकी दुनिया ही लुट गई है। मुझे कोई तकलीफ ना हो उसके लिए 2 दिन की छुट्टी ली और जितना हो सके मेरा ध्यान रखा। ऑफिस जाकर भी कई-कई बार फ़ोन करके पूछता रहा कि मैं ठीक हूँ कि नहीं, मैंने लंच किया कि नहीं, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना सुंदर और एक प्यारा-सा घर मिला मुझे, इतने अच्छे लोग मिले, मगर मैं इनको दुश्मन समझती रही, मेरी अक्ल का पर्दा पड़ गया था। अच्छा हुआ मेरा एक्सीडेंट हुआ, अगर ये एक्सीडेंट नहीं होता तो कभी भी मेरे मोटे दिमाग को ये बात समझ में नहीं आती। ईश्वर जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, मुझे ये समझ में आया, इसीलिए तो मुझे उर्वशी आंटी की कंपनी में जॉब करने का मौका दिया। ना मैं जॉब करने जाती, ना मेरा एक्सीडेंट होता। मेरा क्या होता अगर मैं सबसे अलग हो जाती और दुनिया में अकेली हो जाती तो? सोचकर भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। कितना खतरनाक कदम उठाया था मैंने। नहीं, नहीं, अब मुझे जॉब के लिए नहीं जाना है, घर में रहना है, घर के लोगों का जितना हो सके ध्यान रखना है। कभी-कभी निर्भय के साथ अपने ऑफिस जाया करूँगी मन बहलाने के लिए, ताकि निर्भय को भी अच्छा लगे। सोच की दुनिया में विचरण करते-करते कब शाम हो गई, शाम से रात हो गई, अनुषा को पता ही नहीं चला। निर्भय आकर दरवाजे पर खड़ा होकर देख रहा था कि अनुषा कुछ सोच रही है, और खिड़की की ओर देखकर निर्भय आकर खड़ा तो अनुषा को पता ही नहीं चला। खिड़की की ओर देखकर क्या सोच रही हो अनुषा? निर्भय की आवाज़ सुनकर अनुषा ने मुड़कर देखा, वो खड़ा-खड़ा मुस्कुरा रहा है। हड़बड़ाकर उसने कहा, तुम कब आए? निर्भय, 5 मिनट हो गए। तुम अपनी कल्पना की दुनिया में खोई हुई थी, क्या सोच रही थी? अरे मुझे पता ही नहीं चला, बहुत कुछ सोच रही थी। सोचना मेरे लिए इस वक्त बहुत जरूरी है। अकेले में बैठकर आत्ममंथन कर रही थी, क्या सही क्या गलत किया यही विश्लेषण कर रही थी। आगे बढ़कर निर्भय ने अनुषा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बिल्कुल सही किया, हर इंसान को कभी न कभी अकेले में बैठकर आत्ममंथन करना चाहिए। क्या सही क्या गलत किया उसका विश्लेषण करना चाहिए, तभी अगर कोई गलत कदम उठ जाता है तो उसे सही दिशा में मोड़ा जा सकता है। आज तबीयत कैसी है? कल तुम कह रही थी कि तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, आज भी वैसी है। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। स्ट्रॉन्ग दवाइयाँ ले रही हूँ इसीलिए तो नहीं? मम्मा से कुछ कहा क्या? नहीं, इतनी सी बात के लिए उनको परेशान नहीं किया, वो बेचारी भी तो दिन भर भागती रहती है, इतना ध्यान रखती है मेरा, फिर ऑफिस जाती है, ऑफिस का काम संभालती है, घर आकर फिर आते ही एक बार पूछती है, अनुषा बेटा कैसी हो? सच में निर्भर मॉम को मैंने कितना गलत समझा था, वो तो अपनी माँ से भी बढ़कर आज ये बात मुझे समझ में आ रही है। मुस्कुराकर निर्भय ने कहा, देर आई दुरुस्त आई, तुम्हें समझ में आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत पहले से ही मैं तुम्हें समझाना चाहता था, मगर सही वक्त पर समझाए बिना तुम्हें समझ में आई, इससे खुशी की बात कुछ और नहीं हो सकती। अच्छा हुआ मेरा एक्सीडेंट हुआ, नहीं तो मुझे कभी समझ ही नहीं आता कि मैं कहाँ-कहाँ गलत हूँ। अपनों को दुश्मन समझने की गलती करते-करते मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाती। मैं तुम सबको खो देती। अनुषा की आंखें छलछला आई। निर्भय ने अनुषा के होठों पर अंगुली रखते हुए कहा, ऐसी बात बिल्कुल मत करना, भगवान का लाख-लाख शुक्र है कि तुम बहुत बड़े हादसे से बच गई। अगर मन का गुबार निकालना है तो थोड़ी देर रो लेना भी अच्छा होता है। रोना आ रहा है तो खुद को मत रोको, धुल कर निकल जाने दो। मन में दमे जमे धूल की परत को मन का आईना साफ हो जाने दो, ताकि सच्चाई की तस्वीर स्पष्ट दिखाई दे। अनुषा की आंखें बरसने लगी। निर्भय ने न उसे रोका, न आंसू पोंछने की कोशिश की। आज दोनों आंखें गंगा यमुना है। गंगा यमुना जैसे धरती के सारे मेल को बहाकर ले जाती है, ठीक वैसे ही आज अनुषा के मन की जमीन पर जमी अपराध बोध का मेल आंखों से बाहर निकल रहा है। जूही ने दरवाजे के पास आकर कहा, अनुषा निर्भय दोनों डिनर कर लो, मैं डिनर लेकर आई हूँ। मोम, मुझे आज खाने का मन नहीं कर रहा है, मैं आज डिनर नहीं करूँगी, अनुषा ने कहा। अरे क्या हो गया, डिनर क्यों नहीं करना? दोपहर को कब खाया होगा, अभी तक तो भूख लग गई होगी। मोम, कल से इसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, निर्भय ने कहा। क्यों, तबीयत को क्या हो गया? अभी तो पूरी तरह ठीक है। मोम, जीभ मिचलाता है और खाना देखते ही अजीब सा फील होता है, अनुषा ने कहा। अनुषा की बात सुनकर जूही मन ही मन मुस्कुराने लगी। दोनों को कुछ बताया नहीं, कुछ तो खुशखबरी आने वाली। उसने सहज होकर कहा, कल डॉक्टर के पास जाने वाली हो तो प्लास्टर कटवाने गायनोकोलॉजिस्ट को भी एक बार दिखा कर आना। गायनोकोलॉजिस्ट को क्यों दिखाना है मोम? हो सकता है पेट में कोई गड़बड़ हो, इसीलिए ऐसा फील हो रहा है। खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, मेरे ख्याल से फिजिशियन को दिखाना चाहिए, निर्भय ने कहा। मैं कह रही हूँ ना, गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाना। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं क्या? अनुषा, नहीं मोम, हम दोनों चले जाएंगे, आप टेंशन मत लो। आपने कहा तो गायनोकोलॉजिस्ट को ही दिखा देंगे।
थोड़ा सा खाने की कोशिश करो। ठीक है मॉम, थोड़ा सा खा लेती हूँ, मुझे मेडिसिन भी लेना है, इसीलिए खाना भी ज़रूरी है। हॉर्लिक्स वाला दूध पीना है क्या? दूध के नाम से और जी मिचलाता है। इस वक्त ऐसा होता है, घबराने की कोई बात नहीं, मन ही मन मुस्कुराते हुए जूही ने कहा। आश्चर्य से निर्भय ने कहा, इस वक्त ऐसा होता है मतलब क्या है मम्मा? अपनी गलती समझकर जूही ने मामला संभालते हुए कहा, इस वक्त ऐसा मतलब अभी बहुत सारी मेडिसिन ले रहे हैं, इसीलिए ऐसा फील हो रहा होगा। तुम लोग खाना खाओ, मैं जा रही हूँ। मन ही मन खुश होते हुए जूही कमरे से निकल गई। अभी जूही कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि पहले बात कन्फर्म होना जरूरी है। डिनर करने के बाद निर्भय ने कहा, आज मैं इसी कमरे में सो जाता हूँ, इतना टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है निर्भय, तुम आराम से जाकर अपने कमरे में सो जाओ। दिन भर तुमने बहुत मेहनत की है, पहले तो जिद करती थी, अब मैं सोना चाहता हूँ तो मना कर रही है। मेरे हाथ में प्लास्टर चढ़ा है, मैं इधर उधर करवट लेती रहती हूँ, तुम्हें सोने में परेशानी होगी, इसीलिए कहा। बेड काफ़ी बड़ा है, तुम एक तरफ मैं एक तरफ सो जाऊंगा, पर मेरा यहाँ रहना जरूरी है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अगर रात को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो इस वक्त मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। निर्भय का इतना फिक्रमंद होना एक बार फिर अनुषा के दिल को छू लिया। भावुक होकर उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगता है वैसा ही करो। सुबह जल्दी अनुषा की नींद खुल गई। वो उठकर जैसे ही बाथरूम में जाने लगी तो उल्टी आई। वो आकर बाथरूम से गई और उल्टी कर दी। आवाज़ सुनकर निर्भय की भी नींद टूट गई। झटपट उठ गया, बाथरूम में गया, देखा अनुषा बेहाल हो रही है। अनुषा को पकड़कर बाहर ले आया, बेड पर लिटा दिया। अनुषा भागता हुआ मम्मा के पास गया और बिना रुके कहा, निर्भय भागता हुआ मम्मा के पास गया और बिना रुके कहा, मम्मा अनुषा की तबीयत बिगड़ गई है, सुबह उठते ही उसे उल्टी हो गई, कहीं इंडाइजेशन तो नहीं? मुझे तो जॉन्डिस और टाइफाइड का भी टेस्ट करा लेना चाहिए। नहीं पागल, तैयार होकर उसे लेकर जाओ गायनोकोलॉजिस्ट के पास, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। ठीक है मम्मा, अभी तैयार होकर उसे लेकर जाता हूँ। देखो वो क्या खाना चाहती है, थोड़ा बहुत खिलाकर ले जाना। अभी आती हूँ, देखती है क्या खाना चाहती है। मम्मा आप ऑफिस जाने की तैयारी करो, मैं देख लेता हूँ वो क्या खाना चाहती है। आज एक ज़रूरी मीटिंग है, इसीलिए मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, पर मैं जल्दी आ जाऊँगी। डॉक्टर को दिखाकर उसे घर छोड़ जाऊँगा दवाइयाँ देकर। आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? इसमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि खुशी आकर उसके मनपसंद कुछ बना दूंगी खाने के लिए। मुझे बेचैनी रहेगी ये जानने के लिए कि उसे हुआ क्या है। जूही जानकर भी अनजान बन रही है, मन ही मन मुस्कुरा रही है। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप करो, मैं तैयार होकर डॉक्टर के पास आता हूँ। निर्भय के माथे पर चिंता की रेखा देखकर जूही को फिर हंसी आ गई, मुंह दबाकर हंसने लगी। निर्भय और अनुषा डॉक्टर के पास निकल गए। पीछे से जूही ने दोनों को देखकर कहा, हे ईश्वर, कोई खुशी की खबर लेकर आए। दोनों उनके जीवन बगिया में एक नन्हा सा प्यारा सा फूल खिले, जिससे हमारा जीवन आंगन भी महक जाए, किलकारियों से हमारा सुना घर फिर से गूंज उठे, दोनों का जीवन खुशियों की रौनक से सराबोर हो जाए। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।